सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन के जो ओरिजिन के लिए रीज़न है वो है न्यूटन, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट जहाँ से हुआ उसका रीज़न है न्यूटन। न्यूटन का नाम है आइजैक न्यूटन। इनका जन्म हुआ वुल्सथॉर्प नियर ग्रैंथम इंग्लैंड में। ओके, तो ही इज जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट ओरिजिनल एंड इन्फ्लुएंशियल थियरिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो तभी जब ये थे आइजैक न्यूटन 1642 से 1727 के बीच में, तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो साइंस का भी पढ़ाई करते थे, मैथ्स की भी पढ़ाई करते थे। जो बायोलॉजी करता था वो कभी कभी मैथ्स भी कर लेता था। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फार्मिंग फैमिली बट ही वॉज नॉट गुड एट फार्मिंग, मतलब वो फार्मिंग अच्छा नहीं कर सकते थे। तो ही वॉज सेंट टू स्टडी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1661। ठीक है, इन 1665 a plague broke out in Cambridge and so Newton took a year off। तो उन्होंने छुट्टी ले ली 1 साल के लिए। ठीक है, प्लेग की वजह से। It was during this year the incident of the apple falling on him is said to have occurred। This incident prompted मतलब उसने उकसाया उसको to explore the possibility of connecting gravity with the force that kept the moon in its orbit। तो जो एप्पल का जो फॉल था, एप्पल फॉलिंग का जो बात हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया? मोशन ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, को कनेक्टेड टू ग्रेविटी। किस चीज को कनेक्ट किया? मोशन ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट को कनेक्ट किया ग्रेविटी से। ओके, तो बेसिकली हमने क्या सीखा था कि कोई भी मोशन होता है तो उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स। अगर फोर्स है तो एक्सीलरेशन चाहिए। ओके, और अगर एक्सीलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, This led him to the universal law of gravitation. It is remarkable that many great scientists before him knew about gravity but failed to realize it। उसके पहले के जो साइंटिस्ट थे उनको पता था, लेकिन ये कनेक्शन जो था, ये कनेक्शन करना वो उनको जमा नहीं। तो न्यूटन ने क्या क्या किया ये समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूटन ने क्या क्या किया? एक लॉज ऑफ मोशन बनाया उसने, फॉर्मुलेट किए। ओके, उसके बाद थ्योरी ऑफ लाइट, एंड कलर। ओके फाइन। उसके बाद उसने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिज़ाइन किया टू कैरी आउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्कवर किया टू कैरी आउट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, मतलब तारों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्कवर किया, डिज़ाइन किया। ठीक है, ये था उसका फिजिक्स के रिलेटेड रिसर्च या इन्वेंशन। लेकिन मैथमेटिक्स में भी उसने एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
कैलकुलस को इन्वेंट किया। ओके फाइन। तो ये जो कैलकुलस इन्वेंट किया उससे उसने क्या प्रूव किया, दैट फॉर ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी द स्फीयर बिहेव्स एज इफ द होल ऑफ इट्स मास इज कॉन्स्टेंट सेंटर। मतलब एक अगर स्फीयर है जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो इसके बाहर आउटसाइड द स्फीयर, यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब हर जगह डेंसिटी यूनिफॉर्म, आउटसाइड द स्फीयर ओके, अगर हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करने हैं तो ऐसे समझते हैं कि द एंटायर मास ऑफ द स्फीयर is concentrated at its center. ओके फाइन। उसके बाद उसने साइंस में और एक डिस्कवरी किया जो हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, as the keystone of the scientific revolution of the 17th century, Newton's work combined the contribution of Copernicus, Kepler, Galileo and others into a new powerful synthesis. तो इसके पहले ग्रेविटेशन वगैरह पे काम किसने किसने किया था? बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो इनका जो भी काम था, इनका जो भी रिसर्च था, उसका एक सिंथेसिस किया। सिंथेसिस मतलब उस सबको जोड़ दिया उसने। इट इज रिमार्केबल दैट दो द ग्रेविटेशनल थियरी कुड नॉट बी वेरीफाइड एट द टाइम, there was hardly any doubt about its correctness. This is because Newton based his theory on sound scientific reasoning and backed it with mathematics. तो उसका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ठीक है, इसका जो बेसिस था वो साइंस भी था और मैथ्स भी था। तो इसकी वजह से उस चीज को प्रूव नहीं किया, लेकिन वो गलत है ये नहीं सोच सकते। ओके, क्यों? क्योंकि उसका बेसिस बहुत स्ट्रांग है। एंड दीज क्वालिटीज आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड साइंटिफिक थ्योरी। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी अगर है आपका, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी अगर है तो इट शुड बी बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इट शुड बी बेस्ड ऑन साउंड साइंटिफिक रीजनिंग, साउंड मतलब एकदम ठीक, साउंड साइंटिफिक रीजनिंग एंड शुड बी बैक्ड विथ मैथमेटिक्स। मतलब उसमें मैथ्स का जो बेस है, जो एनालिसिस है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो इस पे क्वेश्चन दे सकता है वो एग्जाम में, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल? जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहता है? वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये है इनवर्स स्क्वायर रूल। क्या है इनवर्स स्क्वायर रूल? व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर
rule, the force between two masses is inversely proportional to the square of the distance between them. इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। तो उसने कैसे डिस्कवर किया ये? बाय द 16th सेंचुरी। ये उसने डिस्कवर किया देखो 17th सेंचुरी में। ओके, ये जो डिस्कवरी हुआ है ये 17th सेंचुरी में डिस्कवरी हुआ है। ओके, by the 16th century, a lot of data on the motion of planets had been created by many astronomers. Based on this data, Johannes Kepler derived 3 laws which govern the motion of planets. तो जो motion of planets है that is based on 3 laws formulated by Johannes Kepler. Johannes Kepler, ठीक है। तो ये केपलर का स्टोरी भी काफ़ी अच्छा है। ये बेसिकली असिस्टेंट था एक एस्ट्रोनॉमर के पास। उसके पास ठीक ठाक ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी नहीं था। उसने बहुत सारा स्टडी किया, प्लैनेट के ऑब्जर्वेशंस किए, प्लैनेट के मोशंस को ऑब्जर्व किया उसने, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज थे वो लॉज को स्टडी करके उसने ये 3 लॉ बनाए। तो सबसे पहला लॉ क्या है देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। इन दिस फिगर ओ इज द पोजिशन ऑफ द सन। तो पहले हम समझते हैं एलिप्स क्या है। जो सर्कल होता है वो ऐसे होता है और सर्कल को होता है एक सेंटर। कितने सेंटर होते हैं सर्कल को? एक, ठीक है। तो वैसे एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका नाम है एलिप्स। अगर ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है तो मेरा एलिप्स ऐसे दिखता है। तो एलिप्स में सेंटर ये वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन उसके होते हैं 2 फोकाई। फोकाई प्लूरल है, फोकस सिंगुलर है। ये S1, ये S2। ओके, तो ये होता है फोकाई एलिप्स का, ठीक है, फाइन। और इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं एलिप्स। तो उसका क्या कहना है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। मतलब कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसका ऑर्बिट जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट है जो है एलिप्स। ओके, एलिप्स के 2 फोकाई S1 एंड S2। तो जो सन होगा वो एक फोकस पे होगा। सन इज एट वन फोकस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। यह है केपलर का फर्स्ट लॉ। अगर लॉ पूछा तो डायग्राम के साथ बताने का, ठीक है। ये है ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। बिल्कुल ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसको इलेबोरेट करते हैं। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अभी ये मेरा सपोज एलिप्स है, ठीक है। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ये मेरा सन है।
सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे प्लैनेट है एट पॉइंट ए और 5 मिनट के बाद या 5 साल के बाद वो पहुंचता है एट पॉइंट बी. ओके फाइन. तो ए सम इनिशियल पोजीशन, ए क्या है, कोई तो इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, सम इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट. बहुत बढ़िया डायग्राम बना रहा हूं, यही डायग्राम आप यूज कर सकते हो एग्जाम में. एंड बी इज पोजीशन ऑफ द प्लैनेट आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years. ओके. तो ए से बी मूव होने में क्या कहना है उसका, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो अगर मैं सन को ए से जोड़ता हूं और सन को बी से जोड़ता हूं, तो ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट. कवर किया हुआ, स्वेप्ट मतलब कवर किया, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन 5 years. तो सपोज उसके बाद कोई तो एक अलग पोजीशन है प्लैनेट का सी. ओके, सम पोजीशन ऑफ प्लैनेट, और उसके बाद डी है पोजीशन ऑफ प्लैनेट आफ्टर 5 years. पोजीशन ऑफ प्लैनेट आफ्टर 5 years. तो ये जो एरिया है, दिस इज एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट इन 5 years. तो ये जो एरिया है रेड वाला और जो ब्लू वाला एरिया है, ये इक्वल होगा. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. Thus, if the time interval from A to B is the same as the time interval from C to D, the areas OAB and OCD are same. उन्होंने O लिया है, मैंने S1 लिया है. क्यों? एलिप्स के फोकस को S1 S2 ऐसे डिनोट करते हैं. ओके फाइन. नेक्स्ट 3, थर्ड पॉइंट. क्या है थर्ड पॉइंट? The cube of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of its orbital period t. ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है. इसके लिए कुछ नया चीज़ सीखना पड़ेगा अपने को. The cube of the mean distance of a planet from the sun is proportional to the square of its orbital period. अभी इसका मीनिंग क्या है, तो पहले हर एक फ्रेज का मीनिंग समझते हैं. क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, तो मीन डिस्टेंस क्या होगा? देखो यहाँ पे ये समझ लो कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, तो प्लैनेट का ऑर्बिट है एलिप्टिकल. इसलिए अगर 5 साल में प्लैनेट ने डिस्टेंस कवर किया ए से बी, ओके सॉरी, तो अगर ये सन है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, अगर मेरा सन है S1, तो S1A जो है और S1B जो है ये अलग अलग हो सकते हैं. सिमिलरली अपने को दिख रहा है कि S1B बड़ा है और S1C छोटा है. तो डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, डिस्टेंस
of the planet from the sun varies. Okay, at different positions on the orbit. At different positions along the orbit. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन वेरीज एट डिफरेंट पोजिशंस अलोंग द ऑर्बिट. तो जैसे S1b है और S1c, तो S1c इज नॉट इक्वल टू S1b. क्यों? ये B सन से दूर है और C सन के पास है, तो S1c विल बी लेसर, S1c विल बी ग्रेटर. तो ऐसे अलग अलग डिस्टेंसेस है. एक्सक्यूज मी. ये सारे डिस्टेंसेस को ऐड करके उनका मीन लेते हैं और उसका क्यूब निकालते हैं. मीन मतलब एवरेज. तो वो एवरेज मीन जो निकालते हैं, ओके, एवरेज या मीन डिस्टेंस जो निकालते हैं, उसका जब हम क्यूब लेते हैं उसको हम कहेंगे मे बी आर क्यूब. ओके, फाइन. Where what is R? R is the mean distance of planet from sun. तो उसका जो मीन निकालते हैं that is proportional to square of the orbital period. स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड. टी क्या है? ऑर्बिटल पीरियड. ऑर्बिटल पीरियड मतलब टाइम फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ठीक है, अभी देखो, यह है केपलर का थर्ड लॉ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो हमने पहले पढ़ा था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन निकालने के लिए हम लोग, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये निकालने के लिए वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो उसका कहना है कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज के विच इज कांस्टेंट. ओके, फाइन. नाउ it is important to note that Kepler could not give a theory to explain the motion of planets. केपलर के पास थ्योरी नहीं था. क्यों? वो ग्रेविटेशन तभी डिस्कवर नहीं किया उसने, वो रिलेट नहीं कर पाया अलग अलग चीज़ों को, और ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया उसने. इट वॉज न्यूटन हु शोड दैट द कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट सन एक्सर्ट्स ऑन देम. तो प्लैनेटरी मोशन का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, it is the gravitational force exerted by the sun on the planets. ये है cause of planetary motion. Okay, fine. न्यूटन यूज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फाइंड करने के लिए न्यूटन ने केपलर का थर्ड लॉ यूज किया. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज वीकेंड बाय डिस्टेंस. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये. क्या स्टेटमेंट है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स of earth is weakened
बाय डिस्टेंस। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। A simple argument goes like this: we can assume that the planetary orbits are circular, assume the orbital velocity is v and radius of the orbit is r. तो हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है, उसका जो फॉर्मूला है वो है mv²/r। मतलब जो, और अपने को तो पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है दैट इज v²/r। What is centripetal acceleration? v²/r. तो for a given mass the force is proportional to v²/r। ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब आते हैं? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन प्लैनेट का मोशन तो एलिप्टिकल है। प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रूव करने के लिए उसने अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम दैट planets move in a circular orbit। क्या एज्यूम किया कि प्लैनेट्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो मोशन है तो फोर्स है। सर्कुलर ऑर्बिट में फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अभी दिया मैंने, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स है m × v²/r, लेकिन फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल है उसका फॉर्मूला बना v²/r। तो f इज प्रोपोर्शनल टू v²/r। ठीक है। अभी t डिनोट्स द टाइम पीरियड। ओके, अगर t है टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑर्बिटल मोशन, तो अभी हम लोग पूरा सर्कल में ही खेल रहे हैं, एलिप्स भूल जाओ, ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और टाइम क्या किया था हमने? टाइम पीरियड। सो circumference of circle is 2πr upon time period is capital T, that is velocity। ओके फाइन, ये हो गया आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा? इट इज 4πr² t/t²। लेकिन 4π तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू r²/t²। ओके, वेलोसिटी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r²/t²। ओके फाइन। नाउ वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया मेरा r²/t²। वेलोसिटी का स्क्वायर बन गया मेरा प्रोपोर्शनल टू r²/t²। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r इंटू r³/t²। ओके फाइन। लेकिन
केपलर के थर्ड लॉ में क्या कहता है वो, r³/t² कांस्टेंट है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू सम कांस्टेंट k, वेयर k इज अ कांस्टेंट. ओके, 1/r इंटू सम कांस्टेंट, सो वेलोसिटी का स्क्वायर है 1/r. लेकिन f क्या है, f क्या देखा हमने यहां से, f था मेरा प्रोपोर्शनल टू v²/r, लेकिन वेलोसिटी किसको प्रोपोर्शनल है, 1/r, v² है 1/r. ओके, इंटू सम k डिवाइडेड बाय r, तो 1/r/r क्या होता है, 1/r² इंटू k, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² इंटू k, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, f प्रोपोर्शनल टू 1/r², वेयर r इज द डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द एलिप्टिकल ऑर्बिट. और ये कैसे प्रूव किया, ये एज्यूम करके कि ऑर्बिट एलिप्टिकल नहीं है, वो ऑर्बिट सर्कुलर है. ओके, सो दैट टेक्स केयर ऑफ दिस पेज. अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पेज के लिए नेक्स्ट वीडियो होगा.